अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जंगबंदी के मुआहदे के बाद मुस्तकिल क़याम अमन की कोशिशों के लिए अब तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी है। सराय के मुताबिक दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात इस्तांबुल के मकामी होटल में हो रहे हैं, जिसकी मेज़बानी तुर्की के आला हुकाम कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से इन मुज़ाकरात में कौन शामिल है, इस बारे में सरकारी तौर पर तो कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में पाकिस्तान का 2 रुकनी वफ़द शरीक है। जबकि दूसरी तरफ अफगान हुकूमत के तर्जमान ज़ैद के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए अफगान वफ्द की सरबराही नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह नजीब कर रहे हैं, जिसमें सोहेल शाहीन और अनस हकानी भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इन मुज़ाकरात में एक मैकेनिज्म तश्कील दिया जाएगा जिसमें दहशतगर्दी के हवाले से मॉनिटरिंग शामिल है। जबकि कल तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंतराबी ने बताया था कि इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में एक ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कायम करने पर बात होगी, ताकि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ होने वाली दहशतगर्दी के मामलात को हल किया जा सके और पाकिस्तानियों की मजीद जानों का ज़िया रोका जा सके। अहम बात यह कि दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकिल अमन का दारोमदार मुज़ाकरात के इसी दौर पर है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह एक्शन चाहता है। और वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से आज ये वाज़ेह कर दिया गया कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर दोनों ममालिक के दरमियान खुली जंग होगी। हमारे पास तो एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। कतर में जो डायलॉग हुए थे उसमें जो भी उनका एटीट्यूड था स्टार्ट में, बाद में फिर ठीक हो आया, ठीक फिर भी पूरा नहीं हुआ है, नहीं होया, इसलिए अभी भी हो रहे हैं ना मुज़ाकरात। उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जो वहाँ पे बातें की है। नहीं, वो अभी तो 4-5 दिन हुए ना, 4-5 दिन से कोई वाक़या नहीं हुआ। वैसे मैं बिल्कुल उसको कतर में जो तय पाया था उसका कम से कम 70-80% पास किए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में 70 से 80% अमल दरामद हुआ है। पिछले 4-5 रोज से पाकिस्तान में कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ, लेकिन अब अगर मुज़ाकरात से मामला तय नहीं पाते तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के बावजूद चमन और तोरखम समेत दीगर सरहदी गुजरगाहें पिछले 14 रोज से बंद है, जिसकी वजह से बरामदी अशिया से भरे सैकड़ों ट्रक बॉर्डर्स एरिया पर फंसे हुए हैं। इस हवाले से तर्जमान दफ्तर खारजा ने कल कहा था कि अफगान ट्रेन ट्रांजिट सिक्योरिटी सूरत के जायजे तक बंद रहेगी, क्योंकि पाकिस्तानियों की जानें किसी भी तजारती सामान से ज्यादा कीमती हैं। यानी इस वक्त खारजा महाज पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है, जबकि दूसरी तरफ दाखिली महाज पर वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अहम मामलात पर इख्तलाफात के बाद अब आज़ाद जम्मू कश्मीर के सियासी दर्जा हरारत में भी इजाफा हो रहा है, जहां वज़ीर आज़म अनवारुल हक के इत्तेहादी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया है, जिसके बाद पिछले 4 सालों में चौथी बार वज़ीर आज़म की तब्दीली का इम्कान पैदा हो गया है। इस हवाले से आज जरदारी हाउस में इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर की सदारत में पीपल्स पार्टी की आज़ाद जम्मू कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने पर इत्तेफाक किया है। ताहम पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कुछ देर पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि हतमी फैसला सदर आसिफ अली जरदारी करेंगे। ये सूरत हाल किस तरफ जारी है, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक का साथ क्यों छोड़ा, पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर में पिछले 4 साल में 3 वज़ीर आज़म आ चुके हैं और ऐसा लगता है कि चौथा वज़ीर आज़म भी आने वाला है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि नंबर्स हमारे पास पूरे हैं, नून लीग ऑपोजिशन में भी बैठ जाए तब भी शायद वो दावा कर रहे हैं कि हुकूमत बना लेंगे। ये क्या रहा है कश्मीर की सियासत में, और क्या पीपल्स पार्टी वहाँ पे हुकूमत बनाने जा रही है? आपने पूछा ये हो क्या रहा है, तो ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ एक संगीन मजाक हो रहा है, क्योंकि 2021 के इलेक्शन में तो उन्होंने मैंडेट दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और फिर उनके जो पहले वज़ीर आज़म बने तनवीर इलियास साहब, तो तनवीर इलियास साहब जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको निकाल दिया गया। फिर कयूम नियाजी साहब आए, वो भी पीटीआई के थे, फिर उनको भी निकाल दिया गया। तो ये जो फिर अनवारुल हक साहब आए, ये भी पीटीआई के टिकट पे कामयाब हुए थे, लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी जो है उसकी पॉलिसी से इनहराफ किया, बल्कि पार्टी जो है वो उसकी लाइन से हट गए। और अब पीपल्स पार्टी जो है वो अपना वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में लाना चाहती है, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मुस्लिम लीग नून ये कहती है जी कि हमने चौधरी अनवारुल हक की हमायत करके तो बदनामी कमाई है और कुछ नहीं कमाया,
ऐसा लगता है कि क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं, कोशिश करने के बावजूद वो इख्तलाफात जो हैं वो तय नहीं पा रहे, तो अब पीपल्स पार्टी को एक छोटी सी चॉकलेट दी जा रही है। उसकी वजह ये चॉकलेट छोटी सी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली है, इसकी तो मुद्दत में अब तकरीबन 8-9 महीने रह गए हैं। तो 8-9 महीने में अगर पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम लेके आएगी, वो क्या करेगा? कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा या थोड़े से जो फंड्स बच गए हुए हैं उन फंड्स को इस्तेमाल किया जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस चीज़ को भी जहन में रखना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले ही आज़ाद कश्मीर में एक बहुत बड़ी जो अवामी तहरीक चली थी, वो अवामी तहरीक दरअसल आज़ाद कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं और आज़ाद कश्मीर की जो कानून साज असम्बली में जो मौजूद सियासतदान हैं, इन सब पर वो अदम एतमाद था। क्योंकि ये पिछले कई सालों से ये तमाम लोग जो हैं ये पार्टियां बदलने वाले लोग हैं। ये जो अनवार चौधरी साहब हैं, ये पहले पीपल्स पार्टी में थे, उससे पहले एक और पार्टी में थे, फिर ये पीटीआई में आ गए। और अब जो जिन साहब को हम सुन रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से लाया जाएगा, उन पर भी लोगों के बहुत से एतराज़ात हैं। तो जहाँ पे मैंडेट जो है वो किसी और पार्टी के पास हो और वजीर आजम जो है वो किसी और पार्टी का आ जाए। अब ये जब वजीर आजम बनाएंगे पीपल्स पार्टी का, तो पीपल्स पार्टी जो है उसके पास तो नंबर पूरे नहीं है, तो जाहिर बात है वो जो सियासी वफादारियां तब्दील करने वाले लोग हैं उनसे वो मुस्तार लेंगे कुछ ऐसे लोग जिनको के हमारी सियासी जुबान में लोटे कहा जाता है। तो ज्यादातर लोटे जो हैं वो पीटीआई के होंगे और एक दो लोटे जो हैं वो किसी और पार्टी के होंगे, तो इस तरह पीपल्स पार्टी अपना नंबर पूरा कर लेगी। तो लेकिन आप ये भी याद रखें कि जो पिछले दिनों अवामी तहरीक चली थी जम्मू कश्मीर अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी जो है, उसने जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात किए थे, उन मुज़ाकरात में जो तय पाया था मुआहिदा, उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो आज़ाद कश्मीर में जो फजूल खर्चियाँ होती हैं और जो अय्याशियाँ होती हैं, इनको कम किया जाए। और उन्होंने मुआहिदे में ये चीज़ शामिल करवाई थी कि जो नई हुकूमत बनेगी, जो भी हुकूमत बनेगी, तो उसमें 16-17 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो अगर कुछ बाहर के जो लोग हैं जिनको आप लोटे कहते हैं, तो उनको साथ मिला के अगर हुकूमत बनाएगी, तो जाहिर बात है उसने किसी को मिनिस्ट्री भी देनी है, किसी को एडवाइजरशिप भी देनी है, बहुत कुछ देना पड़ेगा, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो 16 से ज़्यादा बड़ी तो आप कैबिनेट बना नहीं सकते। तो एक मजाक बनेगी पीपल्स पार्टी, और मैं नहीं समझता कि इसका पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा होगा। इसका पीपल्स पार्टी को एक आज़ाद कश्मीर के खिते में चंद महीने की वजारत उज़्मा लेके मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान में उनको बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मीर साहब, इस वक्त ये जो सियासी हालात पैदा हुए हैं कश्मीर में और जो तब्दीली हो सकती है मुमकिन तौर पे हुकूमत में, उसका ताल्लुक कश्मीर के मामलात से ही है या जो वफाक और पंजाब में भी पीपल्स पार्टी के दरमियान हमने देखा एक इख्तलाफ पैदा हुआ, खासतौर पर पंजाब में, जहाँ पे वो कहते हैं कि हमारी जो भी डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं होती, मामलात हैं, फिर वफाक में उनको कह रहे थे कि आप हुकूमत में आ जाए। क्या उसका भी कोई ताल्लुक है? जो आपने कहा ना कि चॉकलेट दी जा रही है, तो उसका ताल्लुक सिर्फ कश्मीर से या जो बाकी मामलात हैं पंजाब के वफाक के, उससे भी है? देखिए ना, इसका ताल्लुक बिल्कुल पंजाब और वफाक के मामलात से भी है। और इसमें देखें, आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो तो एक खामोश तमाशाई के तौर पे एक तमाशा देख रहे हैं। उन्होंने तो जो अपने मुतालबात करने थे वो उन्होंने किसी सियासी पार्टी के जरिए नहीं किए, उन्होंने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जरिए किए और एक कामयाब तहरीक के जरिए अपनी बातें मनवा ली। तो अब जब वो अदम एतमाद कर चुकी है, आज़ाद कश्मीर की जो पब्लिक है वो तो इन सब जमातों पर अदम एतमाद कर चुकी है। अब अगर अनवारुल हक चौधरी साहब पे आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी कि वो एक नाकाम वज़ीर आज़म है, तो भाई वो नाकाम वज़ीर आज़म थे तो उनको अनअपोज्ड किसने करवाया था? वो अनअपोज्ड हुए थे, पीपल्स पार्टी ने करवाया था। पीपल्स पार्टी के लोग उनकी कैबिनेट में शामिल थे। अभी भी जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के जो स्पीकर हैं लतीफ़ अकबर साहब, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। और अब जो सदर के ओहदे पे बैठे हुए हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, वो पीटीआई में शामिल हो गए थे। तमाम उनकी आप उम्र देख लें, उनकी सियासी ज़िंदगी देख लें, एक पार्टी में जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी में जाते हैं, वज़ीर आज़म बन जाते हैं, फिर पार्टी बदलते हैं, सदर आज़ाद कश्मीर बन जाते हैं, फिर पार्टी बदलते हैं, फिर वज़ीर आज़म बन जाते हैं। अब वो एक तवील अरसे के बाद पीटीआई में आए थे और पीटीआई में भी उन्होंने ज़्यादा अरसा नहीं गुजारा और अपनी वफादारी तब्दील कर ली। अब दोबारा जो है वो अनवारुल हक चौधरी जो है उसको भी वो बिट्रे कर रहे हैं और अब वो
ना सिर्फ ये कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे, हो सकता है कि उनके ग्रुप के कुछ लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल भी हो जाएं, और पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि जो अब अगला इलेक्शन होना है, 5 साल मुद्दत पूरी होने वाली है, वो कोशिश करेगी कि अगले इलेक्शन में हमें अक्सरियत मिल जाए। तो अक्सरियत तो सिर्फ धांधली के जरिए मिल सकती है, क्योंकि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के जो अवाम हैं, उनकी जो अगर आप जो पब्लिक ओपिनियन है, जो उनकी जो राय है, वो राय इन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कोई अच्छी नहीं है। बहुत शुक्रिया सीनियर साफियत साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके। वेलकम बैक। अदालती अहकाम के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात ना होने के बाद सोहेल आफरीदी ने ऐलान किया था कि अब वो अपना मुकदमा अवाम की अदालत में रखेंगे, जिसके बाद कल रात वज़ीर आला हाउस पेशावर में तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का अहम इजलास हुआ, जिसपे पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, जुनैद अकबर और असद कैसर समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की और इजलास में सूबे के अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर तफसीली गौर किया गया और खैबर पख्तूनख्वा में अमन जिरगा बुलाने का फैसला भी किया गया है। दूसरी तरफ कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अब पीर या मंगल को वज़ीर आला की बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी। वज़ीर आला को यह एहसास दिलाना ज़रूरी था कि वज़ीर आला टार्जन नहीं होता, इसलिए वो हवा में ना उड़े। इस पूरी बात करेंगे जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असेंबली शहराम तरकई ने। शहराम साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में अमन के हवाले से, क्योंकि एक डिबेट हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत के दरमियान काफ़ी अरसे से जारी है। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि दहशतगर्दी को कैसे टैकल करना है। कल इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं उनके इजलास हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे और अमन के हवाले से फैसले किए गए हैं कि शायद कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिस पे कंसेंसस डेवलप किया जाए कि कैसे मामले को टैकल करना है। क्या इसकी मज़ीद तफसीलात है? शुक्रिया शहजाद। एक तो बिल्कुल कल हमारी उसमें मैं भी था, हमारी चीफ़ मिनिस्टर से मीटिंग हुई जिसमें बैरिस्टर गौहर, असद कैसर साहब, चीफ़ मिनिस्टर ख़ुद भी थे, ऑब्वियसली उनके साथ थी। इसमें आतिफ़ खान थे, जुनैद अकबर थे, मैं और अली असगर साहब 2-3 हमारे और भी लीडर्स थे। जर्नल ये डिस्कशन हुई कि प्रायोरिटी इस वक्त गवर्नमेंट की, पीटीआई की और सोहेल आफरीदी की, उसकी हुकूमत की ये है कि सूबे में अमन कायम किया जाए, लोगों की जान और मान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उस तरफ एक डायरेक्शन सेट की जाए। तो उसमें सबसे पहला काम जो है, जो हमें लगता है और हमने इसी पे कंसेंसस डेवलप हुआ कि सूबे में एक खैबर पख्तूनख्वा अमन जरगा या लोया जरगा के नाम से हम एक मीटिंग कॉल करें, जरगा कॉल करें, जो स्पीकर उसको होस्ट करें और बाकायदा उसमें सारे जो गुज़िश्ता जितने भी चीफ़ मिनिस्टर्स खैबर पख्तूनख्वा के रहे हैं वो हों, उनमें साबिका गवर्नर मौजूद और साबिका वो भी हों, पॉलिटिकल पार्टीज़ हों जो पार्लियामान के अंदर हैं या बाहर हैं, या मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ जितने भी जो मैटर करते हैं, जिनको सूझबूझ है, जरगे के लोग हैं, फाटा के, और इनके साथ बैठ के कंसेंसस में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी होंगी और इनके साथ एक कंसेंसस डेवलप किया जाए कि सूबे में अमन के लिए वो कौन से इक़दामात हैं जो करने चाहिए, जो हुकूमत के फ्रंट पे हैं, जो लोगों के फ्रंट पे हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ के फ्रंट पे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़। और हम चाहते हैं कि इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ या जितने भी लोग हैं जो 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 सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी एक इनपुट आ जाए। तो एक तो आपको यूनिटी नज़र आएगी इंशाल्लाह, एक ये पॉलिटिकल कंसेंसस हो कि जी हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए वहाँ तक पहुँच, क्योंकि ये जो जितने भी लोग मैंने कहा हैं ये सारे एक्सपीरियंस लोग हैं जो हम चाहते हैं कि ये आके वहाँ पे इनपुट दें और वो इनपुट दे और हुकूमत उसको, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनकी इनपुट को ओन करके आगे चले। उसमें ऑब्वियसली जितने भी ये लोग हैं इनसे बाकायदा डिस्कशन होगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसमें होंगी और लॉ इन्फोर्समेंट को भी आप उसमें बुलाएंगे जरिए में। लेकिन इससे पॉलिटिकल कंसेंसस खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो शायद आप स्टैब्लिश कर लें, लेकिन जो वफाक के और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान इस वक्त फ़र्क है, वो चाहते हैं मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए इसको हल किया जाए, आप लोग मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं। इसमें कोई इत्तेफाक हो सकेगा या खलीज और बढ़ जाएगी, क्योंकि वफाक तो कह रही है कि मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं है इसका? देखें शहजाद, हमें दहशतगर्दी से हिट सूबा है, 2001-2 से ये सूबा कंटिन्यूसली फ्रंट लाइन सूबा है। आपको तकरीबन कोई 22 से 25 साल हो गए हैं। हमारे वहाँ पे लोग शहीद हुए हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के लोग अभी भी शहीद हो रहे हैं, लोग भी शहीद हो रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं। आपने वहाँ पे कितने ऑपरेशंस किए और वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही, वो कंटिन्यूसली वन वे और अनदर वापस वहीं पे हम बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं। तो उससे बेहतर जितने भी लोग हैं जो उसमें वफाक में जो हुकूमत में पार्टियाँ हैं वो भी इस जरगे में शामिल होंगी, सारा इनपुट देते हैं
और ये हम सियासत से बालातर होकर कर रहे हैं कि हम ये नहीं कहते कि ये तहरीक इंसाफ ये कह रही है, हम ये चाहते हैं कि सारे लोग ये बात करें, वो अपनी इनपुट दें और वो सारों का वहाँ पे स्टेक है, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके वर्कर्स हैं, उनकी सियासत है, उनका जीना मरना है, उनके लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं। तो मतलब ये है कि सारे लोग ये चाहते हैं कि इस मसले का कोई एक मिल के हल निकाला जाए, ठीक है। अब जब आप ऑपरेशन करते हैं, हमारा कंसर्न क्या है तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का, कि जब आप ऑपरेशन करते हैं और चीफ मिनिस्टर जो हमारा भी है सुहेल अफरीदी, ये खैबर से इसका ताल्लुक़ है, उसका ज़िला डायरेक्टली इफ़ेक्टेड है, तीरा और ये सारा इलाका, तो उसको ज़्यादा पता है इस पूरे प्रॉब्लम का। हम ये चाहते हैं कि जब आप ऑपरेशन करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस करते हैं। ऑपरेशन का जो तरीक़ेकार है उस पर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या पीटीआई के हवाले से या इमरान खान के जो ट्वीट आते हैं वो ये कहते हैं कि बातचीत की जाए। तो बातचीत जब कहते हैं, एक तो है कि अफगान गवर्नमेंट से आप बातचीत करें जो हमारी हुकूमत कर भी रही है, लेकिन क्या आप ये चाहते हैं टीटीपी जो कि आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी उन पर आती है दहशतगर्दी फैलाने की, जो कि पुलिस की शहादतें हो रही है, फौजियों की शहादतें हो रही हैं, सिविलियंस की हो रही हैं, क्या उनसे भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं? देखें, पहले तो सबसे पहला रास्ता, आप अफ़गानिस्तान से हमारी रिसेंटली अभी मसला हुआ, लड़ाई हुई, हमें अफसोस भी हुआ क्योंकि नहीं होना चाहिए था। खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि इनको इंगेज करें। आज हम फिर टेबल पे बैठ के मसले निकाल रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, मतलब मेरा सब कुछ पाकिस्तान में है, तो मेरा किसी और से तो क्या देना देना, लेकिन मैं अपने मुल्क को, अपने घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे पहला कदम, ऑपरेशन मेरा लास्ट इक़दाम है ना, पहला कदम मेरी बातचीत है। या फिर देखें, जब आप पुलिस को इन्वॉल्व करें, आप लोकल जरगे को इन्वॉल्व करें, आपके सबसे इफ़ेक्टिव होते हैं जब आपके जरगे खड़े होकर अपने अपने इलाके के, अपने गांव के, अपने बॉर्डर का वो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। वहाँ पे उनको पता होता है कि शहजाद इकबाल यहाँ पे रहता है या नहीं रहता, शाहराम रहता है या नहीं रहता, या कोई और, इसके क्या किरदार है, क्या है, या ये ठीक है या गलत है। अब बाजोड़ में देख लें, रिसेंटली मेरी MPA साहब वहाँ पे हमारे नवाब साहब, उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने कहा जी हमने पूरे अपने इलाके को क्लियर कर दिया है, पूरे लोग यूनाइट हुए हैं, लोगों ने यूनिटी दिखाई है और लोगों ने कहा है कि हम किसी को यहाँ पे उल्टी सीधी हरकत करते हुए नहीं देखेंगे। टीटीपी से बात करने के हक में है या नहीं आप? देखें, हम ये कहते हैं कि आप जो लोग आपसे बात करना चाहते हैं तो उनसे आप बिल्कुल बात करें, जो लोग फिर आपसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन देखें इसमें जो असला उठाए हुए हैं टीटीपी के लोग जो दहशतगर्दी कर रहे हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए या उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? जब वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं तो उसको हैंडल करने का तरीका आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर सकते हैं। आपकी पुलिस जो वहाँ पे, क्योंकि लोकल कम्युनिटी के साथ वो जल होती है, तो उनको पता होता है कि कौन कौन है, तो वो आपको करता है। और वो पुलिस जो ऑपरेशन या जो भी वो एक्टिविटी करते हैं इंटेलिजेंस, उसमें आपको लोकल लोगों की शहजाद सपोर्ट हासिल होती है। अगर आप कहना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन बेशक करें लेकिन सपोर्ट के जरिए करें, बातचीत तो नहीं हो सकती जिनके खिलाफ जो असला उठाए हुए देखें, और जो दहशतगर्दी से तो सबसे ज्यादा हम ही तंग है ना, जी। सबसे ज्यादा इफेक्टेड हम हैं, सबसे ज्यादा नुकसान हमारे लोगों का हुआ है, सबसे ज्यादा डिस्प्लेस हमारे लोग हुए हैं, तो हमसे ज्यादा तो शायद ही खैबर पख्तूनख्वा से कोई और इफेक्टेड है पाकिस्तान में। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो बीच में बेगुनाह लोग हैं या जो डिस्प्लेसमेंट है ये नहीं होनी चाहिए। ये बातचीत के ज़रिए ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड हो या फिर उसमें पुलिस इन्वॉल्व हो, और जो ऑपरेशन है या जो फ़ौज है या जो इदारे हैं उसको फिर आप बैक पे रखिए। इसमें एक ये मामला भी अभी सामने लेकिन इसको जब ये जरगा होगा, देखें ये पूरी डिस्कशन जो मेरी और आपकी है, ये इस वक्त की इस हद तक आप देख लें, इसको तहरीक इंसाफ कोई पर्टिकुलर वो नहीं करना चाहती कि जी हम ये मैसेज दें। हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, ये जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ वो भी अपना इनपुट इसमें दें, वो अपना इनपुट दें, वो एक्सपीरियंस एक बात वो हमें गाइड करें और उस पर हम आगे मिल के उसको बहुत हद तक जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी आती है। और ये भी रिसेंटली DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा, फिर वफाक की तरफ से मुख्तलिफ मिनिस्टर्स ने कहा कि इस वक्त टेररिज्म का एक नेक्सस है, क्राइम और उसकी सरपरस्ती, सियासी सरपरस्ती, ये एक प्रॉब्लम है। और फिर कुछ गवर्नेंस के हवाले से भी उन्होंने कहा CTD को स्ट्रेंथन नहीं किया गया, स्मगलिंग है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं, ये सब कुछ जब लोकल सतह पे, गवर्नमेंट सतह पे नहीं होगा तो दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकेगी। और ख़ास तौर पे ये जो क्राइम और टेररिज्म का नेक्सस है इसको ख़त्म करना है, तो ये तो किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की नहीं, यानी कि पुलिस और गवर्नेंस की जिम्मेदारी है जो कि आपकी हुकूमत पे आती है। देखिए, दो चीज़ें हैं। अब DG ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, गवर्नेंस का तो देखें, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, CTD को सुहेल अफरीदी जैसे ही आए हैं, जब अली अमीन थे उन्होंने भी पैसे दिए हैं। अभी रिसेंटली पुलिस के लिए काफ़ी चीज़ें ली गई हैं। अभी सुहेल अफरीदी जो आए हैं उनसे हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशन कल रात भी हुई और उससे पहले भी हुई।
उनकी भी ये प्रायोरिटी, और उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया है कोई 7 के 8 अरब रुपए पुलिस को इस वक्त चाहिए, जो कि फ़र्स्ट फेज़ में स्ट्रेट अवे सोहेल अफरीदी ने कहा है कि मैं पुलिस को दूंगा ताकि मेरी पुलिस में इक्विप्ड हो वेल, उसमें अगर HR की ज़रूरत है वो हो, बाकी जो उनको जो भी ज़रूरियात है, क्योंकि पुलिस की जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी है वो आज भी फ्रंट लाइन वो खड़े हैं माशाल्लाह, उनकी ज़रूरत को हम सलाम पेश करते हैं, तो वो आपको सामने नज़र आएंगे। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये कहना कि हमारा या किसी भी मतलब शायद वो हमारा इशारा कि जिसकी तरफ भी हो कि उनके सपोर्ट हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो इन चीज़ों को सपोर्ट कर दी है, मेरे ख्याल से कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में नहीं है जो इन चीज़ों को सपोर्ट करेगी। और तहरीक इंसाफ जो है, जो तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा है तो गवर्नेंस पे ही पड़ा है, डिलीवरी पे पड़ा है। ठीक है, आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटी अब ये होनी चाहिए या वो होनी चाहिए, वो तो आप टाइम के साथ डायरेक्शन सेट करते हैं कि मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। इख्तिलाफ है, इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा है, गवर्नेंस पे नहीं पड़ा। नहीं, मैं आपको देखें, इमरान खान के नाम पे पड़ा है, लेकिन इमरान खान ने डिलीवर किया है तो वोट पड़ा है। अगर इमरान खान डिलीवर ना करता तो वोट क्या पड़ता? कुछ देखें, इमरान खान का एक विजन है, उनकी एक तकलीफ़ में है, उसको लोगों ने उसने स्टैंड लिया है। इसके साथ साथ एक फैक्टर ये है कि उसने डिलीवर भी किया है। से भी कंट्रोवर्सी हुई ना, सोहेल अफरीदी साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर कहा वफाक ने जो हमें आर्मर्ड व्हीकल्स दी हम वापस कर रहे हैं, नकारा है, पुरानी है। और फिर हमने देखा कि कल हंगू में एक SP शहीद हो गया, और शायद अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी होती वो महफूज रहते। लेकिन ये इख्तलाफात इतने बेसिक किस्म के क्यों हैं? शहजाद, ये बड़ा क्लियर है। अब इस पर सियासत हो तो वो अलग बात है। चीफ मिनिस्टर को खैबर पख्तूनख्वा को गाड़ियाँ दी गई जो कि पुरानी थी, वहाँ पे एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है। इन गाड़ियों के अपने स्पेक्स होते हैं, B5, B6, B7, ठीक है ना जी। फिर ये गाड़ियाँ इस्तेमाल हो चुकी होती हैं, आप वहाँ पे आपकी अपनी एक डिमांड है कि एक टेरेन के हिसाब से और माहौल और उसकी सीरियसनेस के हिसाब से वहाँ पे एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्पेक्स वाली गाड़ी आपको चाहिए। अगर वो आपको नहीं मिल रही, आपको कोई वो चीज़ मिल रही है जो आपके काम की नहीं हो, दूसरे सूबे लेने के लिए तैयार हो गए। बलूचिस्तान ने कहा हमें दे दे, सिंध कह रहा है हमें दे दे। ये तो अच्छी बात है। देखें, जो सिंध है, लेट्स से सिंध की बात कर लेते हैं, बलूचिस्तान में भी इश्यूज़ हैं। हाँ। सिंध को अगर आप बात करें, सिंध में टेररिज्म और खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और टेररिज्म के साथ पहाड़ी इलाका है, बाकी बहुत इश्यूज़ है। और सोहेल अफरीदी ने खुद से नहीं कहा कि मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए। सोहेल अफरीदी को टेक्निकल लोगों ने, पुलिस के लोगों ने गाइड किया कि जी ये इसमें मसले हैं, इस बुनियाद पे ये गाड़ियाँ हमारी काम की नहीं हैं, लिहाजा ये वापस कर लें। तो सोहेल अफरीदी को अगर ये देना चाहते हैं और ये वाकई इतने सीरियस हैं तो सोहेल अफरीदी से पूछें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और फेडरल गवर्नमेंट फिर उसको सपोर्ट करे। फेडरल गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ तो उसको जेब से नहीं दे रहा ना, हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने से दे रहा है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का भी हिस्सा है। और देखें, जब आप वहाँ पे लोगों को ठीक चीज़ देंगे तो वहाँ से जितना उनको सपोर्ट देंगे और उनकी रिक्वायरमेंट की चीज़ देंगे, मतलब आपको चाहिए एक चीज़, वो आपको चाहिए दे दे कोई और चीज़, तो उसको फिर अपने पास रखने की बजाय ठीक है। शर्म साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ बड़े दावे किए। उन्होंने कहा मिलिट्री ऑपरेशन के हम खिलाफ हैं, ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, तैयारियों की बमबारी नहीं होनी चाहिए, जिस पर हमने बात की। तो वो कहते हैं इमरान साहब की रिहाई, इमरान खान की रिहाई जो है वो मेरे एजेंडा पर है। ये बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े काम हैं, ये कैसे करेंगे? क्योंकि वो तो अब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कर पाए, वो अदालत चले गए, उन्होंने ख़त लिख दिए, मुलाकात नहीं करने दे रही अडियाला जेल में सुपरिटेंडेंट साहब, उनको मुलाकात नहीं करने दे रहे। तो जब वो मुलाकात नहीं कर पा रहे, इतने बड़े बड़े दावे, इमरान खान की रिहाई, बाकी चीज़ों को रोकना, कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। हम एक सोच के साथ आते हैं, चीफ मिनिस्टर एक सोच के साथ आए, ठीक है। वो चाहता है कि मैं जाऊं, उसने पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट को ख़त लिख दिया कि जी मुझे अपने लीडर से मिलने दिया जाए। जिस तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम बीबी, इनके साथ इनके पार्टी के लोग मिलते थे, जत्ते जाते थे और मीटिंगें करते थे, मशवरे करते थे। वो अलग बात है कि फिर उनकी कमर में तकलीफ़ हो गई और वो फिर बाहर चले गए, फिर वो मीटिंग्स एवन फील्ड में होती थी, लेकिन जेल में मीटिंग्स होती थी पॉलिटिकल लोगों, क्योंकि आप जाके वहाँ पे गाइडेंस लेते हैं। फिर वहाँ से हमें इजाज़त नहीं मिली, कोर्ट गए, 3 लार्जर बेंच का एक बेंच बना, सुपरिटेंडेंट ने वहाँ पे कहा कि जी मैं मिलने दिया, उसने कहा मिलने दो, उसने कहा जी मिलने दूंगा, वहाँ जाके वो मुकर गया। जिस मुल्क में जुडिशरी का ये हाल हो कि वो उनके फ़ैसले एक सुपरिटेंडेंट मतलब हवा में उड़ा दे, वहाँ पे हमारे पास क्या चॉइस रह जाती है? हम मजबूरन, अब मेरे ख्याल से हम कंटेम्प्ट में, सोहेल अफरीदी जा रहा है कंटेम्प्ट में, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल इमरान खान की रिहाई हमारे लिए प्रायोरिटी है, और वो सारे लोग जो बेगुनाह जेल में हैं। अब उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। पहले हम अपने लीगल जो हमारे तरीक़ेकार है उसको हम अपना रहे हैं कि हम
रिक्वेस्ट करते हैं। लीगल जो भी आपके पास रास्ते हैं उससे कोई जल्द उनकी रिहाई तो नहीं नजर आ रही ना, क्योंकि अभी तो जो उनका पुराना केस था अलकादर वाला वही जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स नहीं हुआ है। शायद जब तक वो फिक्स हो तो शाखाना 2 में उनको सजा हो जाए, तो लीगली तो कोई उनकी रिहाई के इम्कान नहीं है। देखें, उन्होंने कल मेरे ख्याल से आपके प्रोग्राम में कि उसके अगले दिन उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह ने और बाकियों ने लीडर्स ने राना सनाउल्लाह साहब ने कल मेरे प्रोग्राम में ये कहा कि शायद पीर मंगल को मुलाकात हो जाए, और क्योंकि जो उनकी पहली तकरीर थी कि मैं इमरान के इश्क में मरने के लिए तैयार हूं और मैं फलाना फलाना कर दूंगा, वो कह रहे हैं कि उनके पैर जो है हवा में थे, हम चाहते थे कि ज़मीन पे आ जाए उनके पैर, उनको पता चल जाए कि आपके बस में एक मुलाकात भी नहीं इमरान खान से, अगर हम ना चाहें तो। देखिए, इमरान खान के लिए उसका इश्क सोहेल अफरीदी का तो आज भी वही है, उसमें कोई कमी तो नहीं आई। वो राना सनाउल्लाह कह रहे सबक सिखाना था, देखिए चीफ मिनिस्टर मुलाकात नहीं कर सकता, देखें जमीन पे आ जाए। तो फिर देखें, फिर घी निकालने के और भी तरीके हैं। मतलब फिर सोहेल अफरीदी मजबूरन कुछ और तरीके से आएगा, मतलब फिर काम ख़राब होगा। एक तरफ आप कहते हैं कि हमसे बात करें, एक तरफ आप कहते हैं कि आप अडियाला जेल कोर्ट में दरख्वास्त दें, हम इमरान खान को उधर शिफ्ट कर देंगे बनी गाला में, ठीक है। फिर कभी कहते हैं कि जी हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, इनका वज़ीर आज़म कहता है पूछ के बताऊँगा। तो मतलब जहाँ पे वज़ीर आज़म इतना कमज़ोर हो कि वो जेल के सुपरिटेंडेंट से तो नहीं पूछेगा ना, कि यहीं और से पूछेगा। हाँ। लेकिन हम सोचे कि आप जेल के सुपरिटेंडेंट, तो अगर वज़ीर आज़म जेल के सुपरिटेंडेंट से भी कमज़ोर है तो फिर वज़ीर आज़म को और वहाँ पे गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए कि इनकी क्या पोजीशन है। देखें, अब बेशक आप फॉर्म 47 की पैदावार है, आपका आना ही क्वेश्चन मार्क है, लेकिन बंदे की अपनी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक इंटेग्रिटी होती है, कोई मेहनत है आपकी, कोई आप 2 वोट लेके आते हैं, आप हार के जीत के, मतलब हार के आपको हुकूमत में बिठा दिया गया, लेकिन आपकी एक बंदे की होती है ना एक सोच कि इससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप सारी चीज़ें उल्टी कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस को चाहिए, जितने भी हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग हम, कि हमें सियासतदान हो के इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। अगर हम एक लीडर के साथ उसके बाकी पार्टी वर्कर को नहीं मिलने देंगे तो क्या फ़ायदा होगा। इमरान खान से पॉलिटिकल लोग नहीं मिलते, जब पॉलिटिकल लोग वहाँ से मिलेंगे, पॉलिटिकल डिस्कशन होगी इमरान खान के साथ, मसलों का हल पॉलिटिकली निकलेगा। हाँ। लेकिन जब नहीं निकलेगा, हमारा कोई लीडर उससे नहीं मिल सकता, चीफ मिनिस्टर नहीं मिल सकता। तो शायद खदशा ये है कि अगर वो मुलाकात करेंगे तो शायद इमरान खान के जो भी उनका हिकमत अमली होगी वो इतनी खतरनाक होगी, और फिर सोहेल साहब आंखें बंद करके उस पर फॉलो करेंगे जिससे नुकसान होगा। नहीं तो शहजाद, अगर वो अंदर से हमें ये मैसेज वैसे ही भेज दें कि जी मेरा अंदर से मैसेज भेज दे किसी लॉयर। तलाल चौधरी साहब ने कहा इसकी तो नौबत नहीं आएगी, वो जो करना चाहते हैं उससे पहले वो खुद भी फारिग होंगे और पार्टी को भी ले डूबेंगे चीफ मिनिस्टर साहब। तलाल चौधरी तो देखें, वो तो माउथ पीस है, उसके पास तो कोई इख्तियार है नहीं। उसकी लैंग्वेज को आप देखें, वो ना मिनिस्टर वाली लैंग्वेज है, ना वो कोई डिसेंसी का है। वो चौक में खड़े होकर कोई वो तकरीर करने वाली बात है, उसके पास कोई इख्तियार है नहीं। वो सारे इख्तियार तो मोहसिन नकवी साहब के पास है, ये तो बिल्कुल सिर्फ बात करने के लिए। एक बात तो जो उसको तो उन्होंने भी की, which is based on facts, और वो दुरुस्त भी है। ये बात ठीक है कि इमरान खान से मुलाकात का हक होना चाहिए चीफ मिनिस्टर साहब का, उनको मिलने देना चाहिए और मुशावरत करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर वो मुलाकात नहीं हो रही हो तब तक आप कह रहे हैं हम काबीना भी नहीं बनाएंगे, तो इससे सफर तो वो 4.5 करोड़ लोग करेंगे ना, जो खैबर पख्तूनख्वा में मुझसे इस वक्त मौजूद है, जो कि आपकी जिम्मेदारी है जिनकी। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल मानता हूँ, हमारे पास मैंडेट है, हमें लोगों ने वोट दिया, वो MPA बने इमरान खान के नाम से, उसके नाम से लोग चीफ मिनिस्टर बनाया। अब वो चीफ मिनिस्टर जाके जिसके नाम पे वोट पड़ा है उससे मशवरा करना चाहता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक मिलना है। चाहिए। लेकिन तो अगर वफाकी हुकूमत अखलाकी जुर्रत दिखाए और वफाकी हुकूमत हमें मिलने दे, तो मेरे ख्याल से ये मसला हल हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा के लोग क्यों पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या उसका इस वफाक में हिस्सा नहीं है? क्या उसके वोट का कि मैंडेट का कोई कदर नहीं है? लेकिन अगर वो नहीं मिलने दे रहे, और क्यों नहीं मिलने दे रहे सबको पता है, आप लोगों में एक सियासी लड़ाई है, तो फिर कोई ऑल्टरनेट तो होना चाहिए ना, या छोटी सी काबीना बना ले ताकि लोगों का काम होता रहे ना, सफर ना करे, हुकूमत सफर ना करे। अभी तो हुकूमत ही नहीं है वहां पर, हुकूमत ये बनने नहीं दे रहे ना। देखिए, पहले चीफ मिनिस्टर अनाउंस हुआ, अभी उसका अनाउंसमेंट हुई थी कि जी तोपों के रुख सारे सोहेल अफरीदी के पास, कैरेक्टर असैसिनेशन, पता नहीं है क्या करेगा और ये लड़ पड़ेगा और ये करेगा। भाई आप उसको जानते नहीं, आप उससे मिले नहीं, आपने उसको सुना नहीं। आप जब वो इम्पोर्टेंट पोजीशन पर बंदा बैठता है, उसकी एक विजन होती है, उसको समझ आती है, उसके लोग उसको बैठ के उसको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। आपने उसको बनने से पहले क्वेश्चन मार्क कर दिया, फिर आपने कहा कि जी हम वोट नहीं उठाएगा, ये नहीं करेगा। मतलब खामखा जिनके पास मैंडेट है भाई उनका राइट है, हमारे पास 92 MPAs हैं,
वहाँ पे हम जिसको चाहे एमपीए बनाएं, सही। अब चीफ मिनिस्टर बनाएं, वफाक का अली इससे क्या अमीन काम है? गंडापुर साहब ने बड़े बड़े दावे किए इमरान खान की रिहाई के हवाले से, उन्होंने एहतजाज भी किया, उन्होंने कहा बयान के हद तक तो ये भी कह दिया हम अडियाला से उनको निकलवा के लेकर आ जाएंगे, कानूनी तरीके भी अपनाएंगे, लेकिन इसमें आपको कामयाबी नहीं हुई है। अब आपकी क्या हिकमत अमली है? कानूनी रास्ते ही अपनाएंगे या सियासी तौर पे भी कोशिशें करेंगे या एहतजाज करेंगे? और जैसे आपने कहा वो कह रहे हैं कि बनी गाला के लिए रिक्वेस्ट लिख दें, हम उसको कंसिडर करेंगे, तो इस पर कोई बात हुई कि रिक्वेस्ट करें? रिक्वेस्ट पे तो इमरान खान ये बात, क्योंकि ये उनका डिसीजन है, वो ही वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू से कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है, और मैं समझता हूँ कि पार्टी और इमरान खान भी ये कहेंगे कि हमें कोर्ट से रिलीफ मिले। अब कोर्ट से हमें रिलीफ कैसे मिलेगा? कोर्ट से हमें रिलीफ ऐसे मिलेगा कि हमें हुकूमत जो नाजायज़ केसेस पे केसेस बना रही है, अगर हुकूमत ने अपने नाजायज़ काम तरीक़ेकार को रोका और थोड़ा सब्र किया और इंसाफ के निज़ाम को चलने दिया, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 2-3 दिन की बात है, इमरान खान बाहर होंगे। लेकिन अगर आप इंसाफ के निज़ाम को चलने नहीं देंगे, इंसाफ का निज़ाम होगा नहीं। इंसाफ कहते हुए नहीं, दिखते हुए और करते हुए नजर आना चाहिए, तो तभी होगा। लेकिन कोई सियासी हिकमत अमली भी है कि जो तर्ज सियासत है उसको तब्दील किया जाए, या इमरान खान अपनी तर्ज सियासत तब्दील करें और फिर उससे कोई रास्ता निकले, कोई ऐसी बात? देखें, इमरान खान ने हमें इजाज़त दी कि इनसे बात करें। हमारी टीम गई इनसे बात कहने के लिए, हमारी टीम ने उनको कहा कि हमें अपने प्राइम मिनिस्टर से, इमरान खान से, लीडर से मिलने दिया जाए। वो जो निगोशिएशंस की टीम थी वो एक मुलाकात नहीं करवा सकती थी। तो जब आप किसी के लिए बात करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रख लें कि तहरीक इंसाफ में जितनी भी निगोशिएशंस होगी, अल्टीमेटली उसकी अप्रूवल या जो है वो इमरान खान देंगे। इमरान खान अप्रूव नहीं करेंगे उन सारी मीटिंग्स का, हम सारे मिल के भी कुछ करें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें उनसे मिलने दिया जाए, पॉलिटिकल लोग मिलें, इंगेज करें, इमरान खान को पॉलिटिकल आइडियाज़ दें, डिस्कशन करें, उससे पॉलिटिकल ही सलूशन निकलेगा। जब आप नहीं मिलने देंगे तो आप कंटिन्यूसली ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, पॉलिटिकली हमें ये सलूशंस नहीं चाहिए। तो हुकूमत अगर पॉलिटिकली सलूशन चाहती है तो पॉलिटिकल लोगों को इमरान खान से मिलने दिया जाए। एक दूसरी बात यह है कि हम मुख्तलिफ ऑप्शंस पे सोच रहे हैं कि जी इमरान खान की रिहाई के लिए हम कौन कौन से ऑप्शन हैं जो हम अडॉप्ट करेंगे। तो वो तो मैं इधर नहीं कह सकता, ऑब्वियसली हमारी इंटरनल डिस्कशन है और उस पर फिर बाकी आगे लीडरशिप जो डिसाइड करेगी वही होगी। लेकिन हम डेफिनेटली सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो उसको हम यकीनी बनाएं। हमारा मेन मिशन, एहतजाज भी शामिल है, उसमें सब कुछ शामिल है। लेकिन जब हम डिस्कशन करेंगे तो ऑब्वियसली जब हमें रास्ता नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? आपको जब रास्ता मिलेगा, आपको होप नज़र आएगी, तो फिर आप एहतजाज नहीं करते। लेकिन जब आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर आपके पास क्या एहतजाज भी ऑप्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया शहराम तारकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन प्रोग्राम करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीतने में तो कामयाब नहीं हो सका, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुसलसल तब्दीलियों और गैर मामूली फैसलों का सिलसिला जारी है। पिछले एक हफ्ते में मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम की कप्तानी से हटाकर शाहीन शाह आफरीदी को नया कप्तान बना दिया गया, मगर यह नहीं बताया गया कि शाहीन शाह आफरीदी को वनडे टीम का कप्तान क्यों बनाया गया है और ना यह बताया गया कि मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम की कप्तानी से क्यों हटाया गया है। इसी तरह जब बाबर आजम को तकरीबन एक साल पहले T20 टीम से ड्रॉप किया गया था तो कौमी टीम के सेलेक्टर्स और कोच माइक हैसन ने बताया था कि बाबर आजम को टीम में वापसी के लिए अपना स्ट्राइक रेट में बेहतरी लाना होगी, मगर अब जब बाबर आजम को टीम में वापस लाया गया है तो हेड कोच या सेलेक्टर्स की जानिब से कोई वजाहत सामने नहीं आई है कि वो अपने खेल में बेहतरी लाने में कब और कहां कामयाब होते नजर आए हैं और उन्हें टीम में क्यों वापस लाया जा रहा है। मगर पीसीबी की जानिब से सबसे ज्यादा हैरानकुन फैसला कल सामने आया जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को प्लेयर अफेयर्स और इंटरनेशनल क्रिकेट का कंसल्टेंट मुकर्रर करने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद पीसीबी के फैसले के पीछे छुपी मंतक और मफादात के टकराव समेत कई अहम सवालात खड़े हो गए हैं। पहला सवाल ये कि एक खिलाड़ी जो कप्तान भी है उसे कोई इंतजामी ओहदे की जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती, और जब वो दोनों ओहदों पर काम करेंगे तो कौमी टीम की कप्तानी जैसे मुश्किल जिम्मेदारी का बोझ कैसे उठाएंगे, क्योंकि पिछले 2 साल में उनकी अपनी कारकर्दगी में तो कुछ बेहतरी नजर आई है, मगर बतौर कप्तान वो 6 टेस्ट सीरीज में से सिर्फ 1 सीरीज जीतने में कामयाब हुए हैं और 2 सालों के दौरान उनकी कप्तानी में टीम को 10 मैचों में शिकस्त और सिर्फ 4 में कामयाबी मिली है। दूसरा सवाल ये कि क्या उनकी तकर्रुरी से मफादात के टकराव का मामला सामने नहीं आएगा, क्योंकि बतौर इंटरनेशनल क्रिकेट कंसल्टेंट वो अब खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के फैसले भी कर रहे होंगे।
इन तमाम एतराज़ात और सवालात के बावजूद अब तक पीसीबी की जानिब से इस फैसले की कोई वजह या मंतक सामने नहीं आई है, मगर इस फैसले पर साबिक क्रिकेटर्स के मुतज़ाद राय सामने आ रही है। साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ़ ने कल हमारे प्रोग्राम में फैसले पर तनकीद करते हुए तंज़िया अंदाज में कहा कि शान मसूद अब चेयरमैन पीसीबी भी बन सकते हैं, बल्कि उन्हें तो वज़ीर ख़जाना भी बना देना चाहिए। दूसरी तरफ साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने इस फैसले की हिमायत करते हुए शान मसूद को मुबारकबाद दी। शाहिद आफरीदी ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि ये बहुत अच्छा इंतखाब है, सिर्फ क्रिकेटर्स ही अपने साथी खिलाड़ियों के चैलेंजेस और ज़रूरियात को सही मानों में समझ सकते हैं, ये किरदार इससे बेहतर हाथों में नहीं हो सकते। पीसीबी को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सोच समझकर और मुस्तकबिल के हवाले से फैसले करते हुए देखकर खुशी हुई। मेरा मशवरा है कि सरफराज अहमद डोमेस्टिक क्रिकेट की क़यादत के लिए बेहतरीन होंगे। हमने इस पूरी सूरत हाल पर पीसीबी का मौक़िफ़ जानने के लिए पीसीबी हुकाम को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर उनकी तरफ से ना कोई जवाब आया, ना कोई मौक़िफ़ सामने आया, और इसीलिए इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज़ ने और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उस्मान समीउद्दीन ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस हफ्ते पीसीबी ने एटलीस्ट 3 ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसके पीछे एटलीस्ट कोई रीजनिंग उन्होंने पब्लिकली नहीं बताई है। मैं चाहूँगा बारी बारी उन पर बात करूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कल जो फैसला लिया गया बहुत ही अनयूजुअल लगता है कि टेस्ट कैप्टन है शान मसूद और अब उनको कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट का ओहदा भी दे दिया है। क्या कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, एक्टिव प्लेयर हो, कप्तान भी हो और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में भी कोई ओहदा दे दिया जाए? कैसे देखते हैं इस फैसले को? आपने तो अनयूजुअल डिसीजन कहा है, मेरे ख्याल में ये बेजार है, एब्सोल्युटली बेजार, अनइमेजिनेटिव और ईडीओसी पे मबनी ये कोई मंडेन सा डिसीजन है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ये पहले हो चुका है। फजल महमूद हमारे पाकिस्तान के एस ऑलराउंडर थे और साबिक कप्तान। 1960-61 में उनको सैक किया गया और टेड डेक्स्टर टीम लेके आए तो इम्तियाज़ अहमद कप्तान थे। होम सीरीज़ थी, 3 टेस्ट मैचेस थे, तो इनको लग पता गया कि फास्ट बॉलर स्पेयर हेड है नहीं, तो फजल महमूद जो कि सेलेक्टर बन चुके थे उनको एज ए प्लेयर सेलेक्ट किया गया और वो सीरीज़ में खेले। तो ये जो अभी आपने शान वाली बात की है, आजकल की मॉडर्न डे में दुनिया क्रिकेट में जहाँ पे क्रिकेट हैज़ नाउ बिकम एन इंडस्ट्री एंड इट इज़ इंटीग्रेटेड विद मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, प्रोसेस ड्रिवन, साइंटिफिक है, वहाँ पे ये हरकत करना मेरी समझ से बाहर है। मैं बल्कि हैरान हूँ शान पे। आई नो हिम वेरी क्लोजली, बल्कि शुरू में आई थिंक आई वाज द वन जो कि बहुत इनकरेज किया शान को। तो मैं ये समझता हूँ कि वो आदमी जिसको इस सिस्टम ने उस टीयर में, उस फॉर्मेट में खिलाया जहाँ से वो बिलोंग ही नहीं करता था और 44 टेस्ट खेल गया, और लिस्ट ए में वाइट बॉल में जहाँ पे उसकी एवरेज 52 की थी, वहाँ पे उसको वाइट बॉल में सिर्फ 9 वनडे इंटरनेशनल एंड 10-14 T20s वो खेला। उस सिस्टम को वो ट्रस्ट करके वहाँ पे काम करना चाहता है। उस सिस्टम में जहाँ पे हमने वकार यूनुस को आते देखा, जाते देखा, मोहम्मद यूसुफ को देखा, मिसबा को, इंजमाम को, ये सारे स्टार्स जो हैं चाहे वो वेस्टेड इंटरेस्ट में आए, ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं यूज़ हुए। और अभी सरफराज अहमद के आपके सामने मिसाल है, अभी मेंटोर थे, उसके बाद पता लगा। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल डायरेक्टर इंटरनेशनल जो कि शायद वो बाद में हो जाए, अभी तो कंसल्टेंट है, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं और एक क्रिकेटर जो कि एक्टिव हो उसमें कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है? क्या रीजनिंग क्या हो सकती है पॉसिबली इसकी? यार कोई रीज़न बनता ही नहीं है, सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वो प्लेयर्स अफेयर्स का कंसल्टेंट होगा और वो इंटरनेशनल क्रिकेट का, यानी कि वो शान मसूद ही का कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करेगा, शान मसूद ही को कैटेगरी देगा, शान मसूद ही की एवेल्युएशन करेगा। ये तो यार मतलब हिलेरियस है, ये ट्रेजेडी भी नहीं है, ये कॉमिक है। मतलब एक बड़ी सीरियस अपॉइंटमेंट होती है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट। आपको लाइन अप करना पड़ता है, आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, डिफरेंट बोर्ड्स के साथ करना पड़ता है, एफटीपीज देखने पड़ते हैं, प्लेयर्स की कमिटमेंट्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ती हैं, उनके एनओसीज को देखना पड़ता है। इट्स ए वेरी फुल टाइम जॉब एंड आई एम अफ्रेड शान जितना मर्जी पढ़ा लिखा है, शान इज नॉट ट्रेन्ड, नॉट हैंड्स ऑन टू डू सच स्टफ। सही है। उस्मान साहब, आप इसमें अपना इनपुट देगा, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और क्या इस पोजीशन के लिए क्रिकेटर होना ज़रूरी है? और अगर क्रिकेटर हो तो क्या एक्टिव क्रिकेटर होगा तो ज़्यादा फायदा होगा क्रिकेट को? हमारी कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? डॉक्टर साहब ने जो बोला है मैं फुली एग्री करता हूँ। अभी देखिए तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं इस डिसीजन को लिए हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इन्होंने ऐसी डिसीजन एक करी है। ये जो रोल है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस, ये बहुत ही सीरियस किस्म का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है। इट डजंट नीड अ क्रिकेटर। इनफैक्ट अगर आप क्रिकेटर ना हो तो प्रॉबली बेहतर है
इट डजंट हार्म यू टू बी अ क्रिकेटर, मगर एक फुल टाइम रोल है जिसपे पाकिस्तान की जो स्केड्यूलिंग होती है अगले 4-5 साल की, वो इस पे काम होता है। जो लॉजिस्टिक्स होती हैं, हर बाहर जाने वाली टूर और होस्ट जो आप करते हैं उनकी जो लॉजिस्टिक्स होती हैं, यानी एयरलाइन टिकट्स, किसके साथ क्या डील करना है, ये क्या करना है, ब्रॉडकास्टर्स के साथ क्या काम करना है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल है। आप किसी भी मॉडर्न क्रिकेट बोर्ड, मॉडर्न छोड़े, आप किसी भी क्रिकेट बोर्ड को आप देखें, उठा लें, उसमें ये रोल बहुत ही एक अहम रोल होता है। इनका नाम जरूर बाहर नहीं आता है बहुत, बट दे डू अ रियली सीरियस जॉब, जिसकी वजह से उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट चलती है। एक तो एक ये है। दूसरी बात ये है, जो अभी उन्होंने जो अब तक स्टेटमेंट दिए पीसीबी, उसमें तो ये रोल्स की डिटेल्स उन्होंने बताया ही नहीं है, सिर्फ कहा है कि वो कंसल्टेंट है। उसमें प्लेयर अफेयर्स भी डाल दिया। तो अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज करा कि भाई ये किस तरह की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगी कि शान मसूद बैठे हुए काम कर रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे, जो इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर भी हैंडल करता है और पाकिस्तान में कर चुके हैं इससे पहले। शान मसूद अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात है। अभी शान मसूद कैटेगरी डी में है। आई डोंट थिंक ही शुड बी इन कैटेगरी डी एज द टेस्ट कैप्टन साइड, लेकिन वो खुद अपने लिए क्या अपने आप को कैटेगरी बी में डालेंगे या कैटेगरी ए में डालेंगे? तो ये जब आप कोई डिसीजन लेते हैं जिसके बारे में किसी ने भी कुछ नहीं सोचा हो ना, ये लिटरली ये हुआ है कि किसी ने सोचा है कि अच्छा हमें क्रिकेटर चाहिए और जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, जो अंग्रेजी बोल सके। कौन हो सकता है? अच्छा ये नाम नहीं चाहिए, ये नहीं नाम नहीं चाहिए, नहीं शान मसूद। नहीं सर, शान मसूद तो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है अभी। नहीं कोई बात नहीं, इसे आप बना दें इसके साथ। दिस इज द मोस्ट रिडिकुलस डिसीजन आई हैव सीन टेकन एनीवेयर इन क्रिकेट बाय एनी क्रिकेट बोर्ड। इट्स एज सिंपल एज दैट। समी साहब, लेकिन अभी कुछ अरसे पहले ही शान के हवाले से ऐसा लगा एक सेंसिबल फैसला था। उनको कहा कि टेस्ट चैंपियनशिप तक ये 2 साल का जो साइकिल है उसमें आप कैप्टन रहेंगे। हमारे यहाँ आमतौर पे सीरीज बेसिस पर होता है या कोई टाइम नहीं दिया जाता। तो लग रहा था कि ठीक है चले, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने 2 साल का उनको टाइम दे दिया। तो इसमें तो अप्रोच ये होनी चाहिए थी ना कि फिर आप उनको बैक करें और आप उनसे परफॉर्मेंस डिमांड करें। व्हाई वुड यू बर्डन हिम विथ फिक्सिंग फिक्सचर्स और फिर टिकट कराना, लॉजिस्टिक्स देखना, ये क्यों करेंगे आप? आपने कहा ना कि इसमें सोच ये होनी चाहिए थी। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इसमें कोई सोच नहीं डाली गई है इस डिसीजन में। एक टेस्ट क्रिकेट कैप्टन होना, फुल टाइम मेंबर कैप्टन होना, चाहे पाकिस्तान कम टेस्ट खेले, आप फिर भी इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, आप टेस्ट कैप्टन हैं, आपका इसमें वैसे ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। शान मसूद अभी तक मैं कहूंगा, हालांकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस एज अ बैटर इंप्रूव हुई है एज अ कैप्टन, लेकिन अभी तक उन्होंने टीम को उस पॉइंट पे नहीं लाया है जहां पे आप कह सकते हैं कि यार टीम इंप्रूव हुई है। एक ही सीरीज जीते ना इंग्लैंड से, जो 2-1 जीते, इसके अलावा तो बांग्लादेश से भी हारे हैं। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप लास्ट पोजीशन पे एंड करा था आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है, आप अगर उसे रखना चाह रहे हैं कैप्टन, कीप हिम बाय ऑल मींस। आप थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाएं, आप उसे रखें टिल द एंड ऑफ दिस साइकिल में भी, या आप इंग्लैंड की सीरीज एंड तक आप कह दें कि शान आपकी पोजीशन है, आप टेस्ट कैप्टन रहिए, विन और लूज वी आर स्टिकिंग विद यू। लेकिन उसके ऊपर एक इतनी इंपॉर्टेंट डिसीजन देना, जब अभी आजकल पाकिस्तान का जो हाल है, पीसीबी का जो हाल है, आई वांट टू क्लैरिफाई, आईसीसी के साथ जो रिलेशंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हैं, आईसीसी में जो प्रेजेंस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो बहुत ही फेड हो गई है, बहुत वो एक इररेलेवेंट सी पोजीशन हो गई है। और अभी आपको चाहिए कि आप अपने इदारे को मजबूत करें और ऐसे लोग हायर करें इन पोजीशंस में जो आईसीसी में जाके अपनी रिकग्निशन फिर से क्रिएट कर सकें। मगर आप उल्टा एकदम उसका कर रहे हैं और आप उस बहुत ही एक अहम पोजीशन को बहुत ही एक नॉन सीरियसनेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं। सही। एक और फैसला जो इस हफ्ते सामने आया वो ये था कि बाबर आजम साहब की वापसी हो गई है इन T20 क्रिकेट। अब डॉक्टर नुमान साहब, मुझे पता है कि आप तो पहले से कहते रहे कि उनको तो ड्रॉप होना नहीं चाहिए था, ही इज़ द बेस्ट बैटर, ही शुड बी इन द टीम। लेकिन सवाल ये है कि जो मैनेजमेंट उनको बाहर करती है, सेलेक्टर्स बाहर करते हैं, ये कह के कि वी डिमांड मोर फ्रॉम हिम, मॉडर्न डे क्रिकेट खेले। माइक हैसन कहते हैं कि हमने इनको कुछ असाइनमेंट्स दिए हैं, उसके बाद उनकी टीम में वापसी हो जाती है। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि उन असाइनमेंट्स पे उन्होंने कहाँ पे काम किया है, क्योंकि उन्होंने ना T20 क्रिकेट खेली है डोमेस्टिक लेवल पे, इसके बाद ना उन्होंने इंटरनेशनल फ्रेंचाइज में कहीं पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो कैसे ये इवैल्यूएट किया आप टीम ने कि नहीं ठीक है, बाबर आजम ने वो असाइनमेंट्स पूरे कर लिए हैं, उन्होंने अपनी क्रिकेट को तब्दील किया है, इवॉल्व किया है, लेट्स ब्रिंग हिम बैक इन द टीम? वो कहाँ पे हुआ है ये इवैल्यूएशन सारा? यार सबसे पहले तो आपको बड़ा क्लियर मैं कर दूं कि बाबर आजम को या मोहम्मद रिजवान को कभी भी क्रिकेटिंग उस पर नहीं ड्रॉप किया था। अच्छा, जो आपने उन पे पहले जो आपकी एजम्पशंस थी और आपने चार्जेस और एलिगेशंस लगाए थे
कि वो जो है ज़्यादा ओवर्स कंज्यूम कर देते हैं, उनका टेम्पलेट जो है वो रिडंडेंट हो गया। अब हमें मॉडर्न क्रिकेट, इंटेंटफुल क्रिकेट खेलनी है जहाँ पे आपको साइंटिफिक पावर हिटिंग के और स्लॉगिंग के बारे में मतलब डिफ्रेंसिएशन ही नज़र नहीं आई। तो इसका मतलब है कि बाबर और रिजवान बहुत शुरूर थे और वो जिस तरह खेलते थे और डीप लेके जाते थे T20 में, उनको पता था कि आपके मिडिल ऑर्डर बैटिंग के क्या हालात हैं, जो बाद में एक्सपोज हो गई। अब आप कह रहे हैं कि बाबर को आप वापस लाए क्यों? आपने ड्रॉप गलत किया, वो ठीक है कि उसकी जो इंटरनलाइज प्रॉब्लम्स नहीं एक्सटर्नलाइज हो गई, ही इज़ नॉट इन द रन्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उसको दोबारा अनाउंस करना डबल ज्यूपर्डी है कि आपने किस बेसिस पे, किस प्रेसिडेंस पे उसको लेके आए हैं, कहाँ उसने परफॉर्म किया है, क्या उसने इम्प्रूव किया है, किधर उसका स्ट्राइक रेट या इंटेंट इम्प्रूव होती आपको नज़र आई है। मुझे तो ऐसे लगता है कि दे हैव बीन प्रेशर्ड बिकॉज आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और इनको नज़र आ गया कि तितर बितर हो गई थी इनकी बैटिंग इन एशिया कप। इनकी कैपेसिटी नज़र नहीं आई कि आप मिडल ओवर भी खेल पाते। तो एक ये प्रेशर था और दूसरा शायद हमारे यहाँ जो होता है कि कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो या कोई टेलीफोन आया, बिकॉज आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि ये क्रिकेट बोर्ड पहले दो आपके वो जेसन गिलिस्बी को और उसको गैरी कर्स्टन को खुद ही लाए, खुद ही निकाल दिया। आपने खुद ही बाबर को कप्तान बनाया, खुद ही हटा दिया, शाहीन को हटा के दोबारा खुद कप्तान बना दिया, अब बाबर को हटा के वापस ले आए। सो दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। ये अगेन बेजार है, मुझे नहीं समझ आती, अनइमेजिनेटिव डिसीजंस हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को आपने तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। यू हैव मेड इट अ लाफिंग स्टॉक। उस्मान ने बिल्कुल ठीक कहा, जहाँ पे आपको काम करना है, आपकी आईसीसी में प्रेजेंस फेड हो गई है, आपकी रिलेशनशिप, क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी बिल्कुल ख़त्म हुई है, आपको कोई सीरियसली ले नहीं रहा, आप बॉटम ऑफ द टेबल टीम बन चुके हैं। आप जो मॉडर्न बोर्ड्स हैं उनके करीब नहीं आते मॉडर्न टीम्स के, ना आपके पास ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना मॉडर्न क्रिकेटर प्रोड्यूस करने की सलाहियत है। तो वो जहाँ पे काम होना है वहाँ पे हो नहीं रहा। बाबर क्या कर लेगा, वापस लेके आ गए हैं। सही। तो उस्मान साहब, क्या आपको इसका लॉजिकल रीजन नजर आता है? क्योंकि वंस अगेन पीसीबी ने या सिलेक्टर्स ने कोई रीजन इसका नहीं बताया। क्या फैसला ही गलत था ड्रॉप करने का और ये रियलाइजेशन भी कि गलत फैसला था, वापस ले आओ, या पब्लिक प्रेशर था उस वजह से वापस आए? रैशनल क्या नजर आता है आपको? नहीं, आई डोंट थिंक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस बेसिस पे, किस परफॉर्मेंस पे या किस मैट्रिक्स पे वापस लाया है बाबर को। आई कैन अंडरस्टैंड कि पैनिक में थोड़ा सा, बिकॉज उन्होंने देखा कि बैटिंग के साथ, मिडिल ऑर्डर बैटिंग के साथ क्या हुआ है एशिया कप में। उस बेसिस पे आई थिंक उन्होंने सोचा कि हमारे पास एक कोई ऐसा बैटर होना चाहिए जो एटलीस्ट खेल सके। मगर 3-4 महीने पहले आपने उसी थिंकिंग पे बाबर को टीम से निकाला था। अब मैं आर्ग्यू करता था उस वक्त कि चले ड्रॉप कर रहा है, सही ड्रॉप कर रहा है, बिकॉज आप अपना स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं क्रिकेट में। आप T20 में आप अपना थोड़ा सा अग्रेसिव, थोड़ी सी ज्यादा इंटेंट लाना चाह रहे हैं बैटिंग में। यू कैन आर्ग्यू अबाउट दैट, गलत हो सही हो वो एक अलग बहस है। लेकिन अब बाबर को वापस लाना, जबकि माइक हैसन जो कोच हैं, पाकिस्तान के वाइट बॉल जो कोच हैं, वो ऑन द रिकॉर्ड कई बार कह चुके हैं, नॉट जस्ट वंस बट कई बार कह चुके हैं कि बाबर को पता है कि उसे अपनी गेम में क्या इंप्रूवमेंट लानी है। हम देखेंगे कि अगर वो इंप्रूवमेंट आती है उनकी गेम में इंटेंट के हवाले से और स्ट्राइक रेट के हवाले से, तब हम उसे, ऑब्वियसली वी आर नॉट गोना स्टॉप हिम फ्रॉम कमिंग बैक इन द टीम। तो उस वक्त से लेके अब तक बाबर ने कोई T20 क्रिकेट नहीं खेली है। कैंप, 1-2 कैंप का हिस्सा हुआ है, उसमें उन्होंने गेम्स खेली हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि किस बेसिस से वो वापस आए हैं। मुझे लगता है, आई थिंक डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि थोड़ी सी ये पैनिक ड्रिवन डिसीजन है कि आपकी जब मिडिल ऑर्डर इतना फेल कर रहा था, तो आप एक बैटर को ला रहे हैं जो आयरॉनिकली बाय द वे वो मिडिल ऑर्डर में नहीं खेलते हैं T20 में, वो ओपनिंग करते हैं, ओपन करेंगे, मैक्सिमम 1 डाउन आएंगे। एग्जैक्टली, मैक्सिमम 1 डाउन आएंगे। तो आप फिर साहिबजादा फरहान, साइम अयूब और नाम मेरे, फखर तो अब आउट हो गए ना, बाहर हो गए, फखर जमान अब आउट हो गए, तो आप वैसे ही उन्हें टॉप ऑर्डर में खिलाएंगे। तो आपका बेसिकली जो मेकअप है टीम का वो वैसा ही रहेगा, और आपकी जो प्रॉब्लम्स पहले से रही हैं इंटेंट की, पहले पावर प्ले में या पहले 10 ओवर में, वो भी अभी वैसी ही रहेंगी। और तीसरा फैसला जो पीसीबी ने किया है इसी हफ्ते, वो ये है, रिजवान को ओडीआई कैप्टनसी से हटा के शाहीन शाह आफरीदी को कैप्टन बना दिया। अब रिजवान को क्यों हटाया समी साहब, इसका हमें कोई जवाब अभी पीसीबी की तरफ से नहीं मिला। बट शाहीन को अगर कप्तान बनाना ही था तो शाहीन को तो आपने T20 कप्तान पहले बताया था, हटा दिया। वंस अगेन अगर शाहीन शाह आफरीदी किसी फॉर्मेट के लिए बेस्ट सूटेड कैप्टन है तो शायद वो T20 है, 3 दफा लाहौर कलंदर को वहां जितवा चुके हैं, 4 ओवर्स करवाने, प्रेशर भी नहीं है। ओडीआई तो हम देख रहे हैं जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं वो ज्यादा स्किप करते हैं, क्योंकि 4 साल बाद वर्ल्ड कप होता है तो बहुत सारे उसमें से नॉन
रेलिवेंट मैचेस होते हैं। बट यहाँ पे अब शाहीन शाह अफरीदी पे प्रेशर होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा वनडे भी खेले, फिर T20 भी खेलना है, फिर PSL भी खेलना है, फिर टेस्ट मैचेस भी खेलने, वाहिद टेस्ट बॉलर है हमारे पास शायद। इसकी क्या लॉजिक नजर आती है? ना सिर्फ के रिजवान की कोई वजह नहीं दी उसे हटाने के लिए, मगर आपने रिजवान का नाम भी नहीं लिया। प्रेस रिलीज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज करी थी, जिसमें शाहीन को इन लोगों ने कप्तान बनाया, उसमें उन्होंने मोहम्मद रिजवान को मेंशन ही नहीं करा है। मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ी चीज हुई है कि रिजवान को एटलीस्ट उन्होंने टीम से नहीं निकाला है अब तक। वनडे टीम में उनका नाम आया है तो वो खेलेंगे तो, लेकिन देखिए लॉजिक अगेन, एक बंदा जिसे अभी 1 साल भी नहीं हुआ था एज ओडीआई कैप्टन, वो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीता। आपने अभी देखा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में हारा है टू अ सेकंड 11 ऑस्ट्रेलियन साइड, इंडिया हारा है, पाकिस्तान जीता वहां, साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज जीता। चैंपियंस ट्रॉफी में बेशक उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, लेकिन आप इतनी शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप कैसे सोच सकते हैं? आपने एक बंदे को गलत फॉर्मेट में कैप्टन बनाया। आपने बिल्कुल सही बोला आपने कि वो T20 में प्रॉब्लली शाहीन को ज्यादा सूट करता था, मगर आपने उसे वनडे में कैप्टन बनाया है, एक ऐसे बंदे को जो 18 महीने पहले आपने वैसे ही एक सीरीज के बाद एज कैप्टन निकाल दिया था। तो ऑलरेडी आपने राशिद लतीफ, और ये डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, आई एम श्योर डॉक विल टॉक अबाउट दिस, कि राशिद लतीफ ने बड़ा अच्छा एक ट्वीट करा था कि बेसिकली ये लग रहा है कि कोई डिवाइड एंड रूल किस्म की पॉलिसी लोग चला रहे हैं, जिसमें आपने बाबर को, रिजवान को, शाहीन को, जो आपके सुपरस्टार्स थे, एक दूसरे के खिलाफ आपने डिवाइड एंड रूल करके कप्तान बना के सबको छोटी शॉर्ट टर्म बेसिस पे बना के आपने बेसिकली टीम को आपने बर्बाद कर दिया है। सही। डॉक्टर साहब, क्यों निकाला रिजवान को और क्यों बनाया शाहीन शाह अफरीदी को इस फॉर्मेट में कैप्टन? देखिए, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल ठीक कहा शहजाद के T20 में अगर कप्तान बनता था इस वक्त कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, तो वो शाहीन शाह अफरीदी बनता था। और मुझे ऐसे लग रहा है सर्कमस्टांशियली प्रूव होता जा रहा है और एविडेंस है, जैसे आपने सुफियान मुकीम को निकाल दिया, अभी आप उस्मान तारिक को ले आए हैं, और इब्रार अहमद को जिस तरह आपने एशिया कप के इनिशियल मैचेस में और ट्रायंगुलर में यूज़ करने की कोशिश की, ड्रॉप किया। मुझे लग रहा है यू आर वेटिंग फॉर समबडी टू रीगेन फिटनेस। और आपको पता है कि सलमान अली आगा T20 से बिलोंग ही नहीं करता, ना एज ए बैट्समैन और ना एज ए कप्तान। तो आपने शायद किसी का आप इंतजार कर रहे हैं माइक हसन कि उनको वो कप्तान बनाएंगे, और इस चक्कर में अच्छा जो मोहम्मद रिजवान है, जो माइक हसन का नाम लिया और इंजर्ड है, शादाब की बात कर रहे हैं आप? मैं टोटल शादाब खान की बात कर रहा हूँ। अब आगे आप चलें, मोहम्मद रिजवान के क्रिकेटिंग रीजंस ही नहीं है। मोहम्मद रिजवान इज द ओनली वन जिसने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया हुआ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, एक वाहिद प्लेयर है, और उसने इसलिए नहीं किया कि उसके एशिया कप में अनबन हो गई थी। वो जो टीम थी ही वाज आस्किंग फॉर स्पिनर्स, और उसको वो नहीं दिए गए थे, और बाद में खमियाजा उसने भुगता। हालांकि वो जीत के आया था ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में। दूसरा ये सरोगेट इंडिया 5 एडवर्टाइजिंग स्पिनर लेके गया था, हम शायद 1 या 2 लेके गए थे, ठीक है जी, और हम एक लेके गए थे, बाकी 2 हमारे पार्ट टाइमर्स थे। और रिजवान का सरोगेट एडवर्टाइजिंग का डेफिनेटली इशू रहा है, जब उसने टेप लगा ली थी और उसने कहा था कि मैं इसमें नहीं इसको करूंगा, और बाद में बाबर और रिजवान प्लेड एन इंटेग्रल रोल टू गेट सरोगेट एडवर्टाइजिंग बैंड, जिसकी वजह से बहुत सारे दुमों में पैर आ गए थे जिनके स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो मीडिया हाउसेस थे या कुछ फ्रेंचाइज थी या इवन क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी ऑफ PCB। तो वहाँ से वो विलन बनते चले गए। ही इज़ एन अनवांटेड मैन, ही इज़ नॉट ए क्रिकेटिंग एस्टेब्लिशमेंट्स मैन। वो अपने डिसीजन खुद लेना चाहता है, सो ही इज़ अनपॉपुलर। उस्मान ने बड़ी अच्छी बात की, मुझे भी मिरेकल लगा है कि उसको वनडे की टीम में रखा हुआ और उसको भी बाहर नहीं किया। सो ये सिर्फ कंपेलिंग चेंजेस हैं, और शाहीन को आपने सिर्फ फिट किया है। अगेन मैं समझता हूँ 2 फ्रेंचाइजेस जो हैं उनका बहुत इन्फ्लुएंस हो चुका हुआ है अब ऑन पाकिस्तान क्रिकेट एंड इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। राइट। इसमें इस प्रोग्राम में हमने शिरकत की दावत दी थी PCB ऑफिशियल्स को, और हमने कहा था या तो खुद आ जाएं या अपना मौक़िफ़ दे दें, इन तमाम फैसलों के पीछे रीजंस क्या है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान समीउद्दीन साहब और डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, आप हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।